तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड DBGD 2023 बैच के लिए जनरल साइंस मतलब कि संपूर्ण साइंस, जो कि आपका टॉप 500 क्वेश्चन मैंने बोला है कराने का। तो सिर्फ इतना याद करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो सिर्फ इतना याद कर लो, 10 नंबर पक्के आपके आने वाले हैं और इसी 500 क्वेश्चन में से आपके आएंगे, ये फुल श्योर है। हम आपको भी श्योर हो जाना है। तो यह क्लास होने वाला है 4th, मतलब कि 3 क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, सो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन आए, क्लासेस अपडेट रहे, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले फटाफट एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि आपको ये पता है, ये कोस्ट गार्ड का जो डिस्कस कर रहे हैं साइंस का ये और परमजीत क्लास है, और ये पेड कंटेंट है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसका बेनिफिट लीजिए। स्मार्ट एंड शॉर्ट जो है, अपडेटेड एंड प्रीवियस ईयर कंटेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपका चैप्टर वाइज दे रखा है इसमें। तो अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करके तैयार किया गया है। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और हमने डिस्कस कहाँ तक कर लिया था, एक बार कोई बताएगा क्या? पार्ट 3 में कहाँ तक डिस्कस किया था भाई साहब, कोई बताएगा? हाँ, 81 तक हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। और यहाँ से हम पार्ट 4 जो होने वाला है आपका 82 से डिस्कस करेंगे। सो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सेशन जैसा भी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम अपने आप को और भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ओके, बाकी यही सब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से मतलब क्या पेंटिंग सेंटिंग करके वही दे दिया जाए, तो आपको लगेगा कि बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख दिया जाए PYQ, तो अच्छा लगेगा आपको, बट ये PYQ ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और ये टॉप 500 क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं, स्टार्ट करते हैं। दाल में किस पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओके, तो दाल में किस पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है भाई साहब? तो है भाई साहब आपका प्रोटीन का। किस चीज़ का? तो प्रोटीन का। तो प्रोटीन आपको नोट कर लेना है, आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए 83 पे आ चुके हैं। और मानव माधव में निषेचन कहाँ पे होता है? जो मानव मादा होती है, उनमें निषेचन की क्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो है कहाँ पे होती है? तो होती है भाई साहब डिंबवाही नलिका में। तो जो भी है क्वेश्चन फटाफट आपको नोट करते चलना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। 84 नंबर, निम्न में से कौन मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है कौन है भाई साहब? तो है अग्नाशय। ओके, कौन मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो है अग्नाशय। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इस पे स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और कोई ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, बाकी ये क्वेश्चन हो सकता है देखने को ना मिले, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। आनुवंशिक के पिता ग्रेगर मेंडल। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। ओके, चलिए बात करेंगे 86 पे। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? और कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट जब मैं करा रहा था तो उसमें भी कराया है, तो जिसने भी मॉक टेस्ट देखा उसको पता होगा। ओके, तो कोशिका की आत्मघाती थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। चलिए चलेंगे 87 पे। नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो आपको बताना है कि नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं भाई साहब वृषण में। तो ये आपको नोट कर लेना है, जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको नोट करते चलना है। नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं भाई साहब वृषण में। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 पे हमारा दे रखा है कि आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है? तो कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है? तो है क्या भाई साहब? तो है आपका कोशिका भित्ति। तो ये आपको नोट कर लेना है, क्या है? कोशिका भित्ति आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए चलेंगे 86 पे। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 86, 87, 88, फिर यहाँ पे 89 आना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है। 99% चांस है आपकी बार, मतलब मिलेगा ही, किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा ही। 100% लिख लीजिए इसको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। क्या होता है? कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, नोट कर लीजिए।
चलेंगे फिर से यहाँ पे आ गए हैं फिर से। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे आबंधित है? ओके, तो आबंधित होता है तो वो होता है 3 कार्बन परमाणु। ओके, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे आबंधित होता है? तो 3 कार्बन परमाणु नोट कर लीजिए। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे आबंधित होता है? तो 3 कार्बन परमाणु से। तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे 80 फिर से आए हैं। पृथ्वी की परत में कार्बन कितना प्रतिशत होता है ये आपको बताना है, और कार्बन की प्रतिशतता बताना है कहाँ पे? पृथ्वी की परत में। तो ये होता है कितना? 0.02%। ये आपको नोट कर लेना है। ओके, 0.02%। सेशन कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही आप हमारे लिए मोटिवेशन है, बाकी आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। और ये चीज़ आपको जो बच्चों को 100 रुपये का ये PDF है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी लीजिए और लाइक एंड शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी जिसको PDF चाहिए वो आप कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, इस नंबर पर मैसेज करिएगा एंड PDF लेना है। सो वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा तभी जाके PDF, अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करने का एक और फ़ायदा है कि आप नोट करिएगा तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये बेहतर रहेगा आपके लिए। 89 पे चलेंगे। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भाई साहब वो होता है आपका, क्या होता है? तो वो होता है सल्फ़र। तो ये नोट कर लीजिए, क्या होता है? सल्फ़र होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पे। और कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। तो एक ऐसा आबंध बनाता है भाई साहब, तो ये आबंध बनाता है आपका स्वसंयोजक आबंध बनाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। कार्बन परमाणु जो होता है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। तो कैसा आबंध बनाता है? स्वसंयोजक। ओके, चलेंगे 91 पे। 91 नंबर दे रखा है हमारा, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में जो यौगिक हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो है भाई साहब मीथेन। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, क्या है? मीथेन है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता आपकी कितनी होती है भाई साहब? तो कार्बन की संयोजकता होती है आपका 4। तो ये आपको नोट कर लेना है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलिए आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये सारे जितने कराए जा रहे हैं भाई साहब टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं, और इसी 500 में से आपके आने वाले, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बाकी आप एग्जाम्स के सेंटर से बाहर आइएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका 93 पे आ गया ईथेन। ईथेन का देखिए ये रंगहीन और गंधहीन गैस है। कैसा गैस है? रंगहीन और गंधहीन गैस है। मतलब कोई भी रंगहीन का मतलब क्या होता है? बिना रंग का है और बिना गंध का है। कोई भी गंध वगैरह नहीं आएगा, कोई स्मेल वगैरह नहीं रहेगा, कोई नो स्मेल नो कलर। ओके, और इसका जो सूत्र होता है C2H6। आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ईथेन का सूत्र बताइए, तो C2H6 आपको बताना होगा, C2H6। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, ईथेन का सूत्र, मीथेन का सूत्र, ब्यूटेन, प्रोपेन, इसको याद कैसे करें भाई साहब? देखिए बताते हैं। मीथेन CH4, ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8। चलिए इसको याद कैसे करना है? आपको एक दिमाग में सेट करना है क्या चीज़? यहाँ पे देखिए आपको सेट करना है EPB, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, राइट। ये आपको नोट कर लेना है। इथेन में आप देखिए C में 2 है, कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6, C2H6। उसके बाद एक एक बढ़ेगा, P के बाद C के बाद C3 हो जाएगा, और आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसमें 2 बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ब्यूटेन, ब्यूटेन में C2, C3, C4 और यहाँ पे H6, H8 डबल डबल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 8 की जगह पे 10 हो जाएगा, तो H8 हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा EPB, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या? EPB। EPB मतलब कि C2H6, C3H8, C4H10, और बाद में आपको सिर्फ एक याद करना होगा, मीथेन, मीथेन होगा CH4। ओके, CH4। तो ये आपको नोट कर लेना है, बाकी EPB आपको याद कर लेना है। चलिए चलेंगे, ट्रिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ट्रिक कैसा ये लगा थोड़ा सा ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए 94 पे आ चुके हैं। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली सीट बनाई जा सकती है वो क्या कहलाती है? ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आया है और अब की बार भी आपके आने वाला है, तो इसको जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। और ये सूत्र वाला ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। ओके, जितना इसको स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को, और आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ।
ओके चलिए, तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली सीट बनाई जा सकती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आघात वर्धनीयता। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो होता है पोटासियम। क्या होता है? पोटासियम होता है। अगर सबसे कम क्रियाशील धातु की बात करें तो कोई बताएगा क्या? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटासियम और सबसे कम क्रियाशील धातु कोई? और ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने करा रखा है मॉक टेस्ट में। सबसे कम क्रियाशील धातु कोई बताएगा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटासियम और सबसे कम क्रियाशील धातु जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? तो गोल्ड होता है, मतलब कि सोना होता है। सोना, सोना नहीं, सोना सोना। ओके ओके, AU इसका सूत्र होता है, तो ये आपको नोट कर लेना। पोटासियम का कोई सिंबल बताएगा क्या? पोटासियम को किससे डिनोट करते हैं? इसका सिंबल बताइए कोई सिंबल। चलिए 96 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे, और ये ज़रूर मैंने बताया जो अभी नोट कर लीजिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे अधिक पोटासियम और सबसे कम अगर बात पूछेगा तो आपका हो जाएगा सोना। ओके, सोना सोना होता है। चलिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जितना कह लीजिए उतना ही कम इम्पोर्टेंट, मतलब कि जितना कह लीजिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कई बार आ चुका है ये। ओके, कई बार आ चुका है, तो ये समझ लीजिए स्टार ही है, स्टार है सिनेबार। और इसका सिनेबार का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये जो होता है HGS, ये नोट कर लीजिएगा। और किस धातु का अयस्क है? तो ये है पारा का। ओके, पारा का अयस्क है, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आ चुके हैं 97 पे। और 97 में हमारा दे रखा है अल्मुनियम का अयस्क है। तो अल्मुनियम का अयस्क आपको पता होगा अल्मुनियम का क्या अयस्क है? तो अल्मुनियम का हमारा अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है, तो ये आपको नोट कर लेना। ओके, चलिए अल्मुनियम के और कौन कौन से अयस्क हैं? कोई बताएगा क्या? एल्युमिनियम के कौन कौन अयस्क हैं? कोई नहीं बताएगा क्या? चलिए मैं बताता हूँ। और जो एल्युमिनियम का अयस्क है, एक तो बॉक्साइट हो गया, अधिकतर यही आपसे पूछ लेता है। और एक होता है आपका जो कार्योलाइट, ये भी आपसे पूछ लेता है। कार्योलाइट होता है। एक होता है एल्यूनाइट, राइट, एल्यूनाइट होता है। और आप ये टॉ है, एल्यूनाइट होता है। काओलिन होता है आपका, राइट, काओलिन होता है। और भी होता है, जैसे कि एक होता है फेल्सपार होता है। तो ये बहुत चीज़ें कम है कि आपसे एग्जाम में ये पूछे। ज़्यादातर ये बॉक्साइट, कार्योलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। और हमारा दे रखा 98 पे, कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? भाई साहब, अगर कोई धातु होगी वो अगर पानी से प्रतिक्रिया कर रही है, ओके, तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? ओके, तो वो आपका जो गैस उत्पन्न करेगी वो होता है हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। क्या निकालती है? जब धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। चलेंगे 99 पे। और आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्व होते हैं, जो आवर्त सारणी होता है हमारा, उसके दाईं ओर के तत्व को गैर धातु कहते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आवर्त सारणी वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी है, तो नोट कर लीजिएगा। सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनको अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रोस्टिंग को, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं 101 मतलब 101 पे। पेंसिल लेड में किस अधातु का प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पेंसिल लेड में आपका ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। जो काला काला होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। ओके, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। पेंसिल लेड में किस अधातु का प्रयोग होता है? और ग्रेफाइट हमारा क्या है? अधातु है। ओके, चलिए बात करेंगे यहाँ पे। चांदी उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, सभी को पता होगा, कई बार आपके एग्जाम में आया भी है। चांदी जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चलेंगे 103 मतलब 103 पे। और क्वेश्चन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बाकी PDF लेना हो तो वो भी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मैसेज कीजिएगा।
एक चीज़ और बता दूं, अभी तक जो परीक्षा पे टेस्ट नहीं लगा रहा है, परीक्षा पे टेस्ट लगाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। परम 50 कोड यूज़ कीजिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आपको 1 साल तक की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो सारे एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जितने एग्ज़ाम हैं या फिर रेलवे के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, ये सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं 1 साल तक। परम 50 कोड यूज़ करके दे रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। और मॉक टेस्ट कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है लगाना। कौन सा गुण धातुओं में दिखाई नहीं देता है? तो वो होता है मंदता, जो कि धातुओं के में दिखाई नहीं देता है। चलेंगे 104 पे, और 104 में हमारा दे रखा है कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ओके, कौन सा एक अधातु है, ये ध्यान दीजिएगा, अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो हमारा है ब्रोमीन। ओके, तो ये हमारा नोट कर लीजिए, क्या है? ब्रोमीन है, जो कि कक्षीय तापमान पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। 105 पे आ गए, न्यूटन का द्वितीय नियम से संबंधित ये क्वेश्चन है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है, सीधा सीधा बोले तो बल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारा जो है फोर्स का क्या प्राप्त होता है? फॉर्मूला प्राप्त होता है। और फोर्स का डेफिनेशन की बात करें तो प्रथम नियम से फोर्स का डेफिनेशन प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये संवेग क्षण पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का द्वितीय नियम किस पर है? तो वो है संवेग संरक्षण के नियम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको लगा लीजिएगा VVIP। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 106 पे। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। राइट, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये एक शॉर्ट में डेफिनेशन टाइप थर्ड लॉ जो है उसका मैंने दे दिया है। बाकी यह डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, जो पूछेगा यहाँ से पूछेगा, जो तृतीय नियम पर आधारित है। तो रॉकेट को उड़ाने में जो हम होता है वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वही काम करता है। रॉकेट को उड़ाने में, या फिर बंदूक से गोली जो चलती है, जब गोली चलती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, इसीलिए यहाँ पे कंधे पे लगा के गोली को, मतलब बंदूक को फायर किया वगैरह जाता है, तो वो पीछे की ओर धक्का लगता है। उसी तरह नाव से जब हम कूदेंगे तो किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, नाव क्या होता है? पीछे की ओर जाएगा। तो मतलब क्रिया आगे हम कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया हो रही है विपरीत दिशा में। तो ये सब उसी चीज़ का उदाहरण है, ये आपको नोट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि ये किस पे कौन से लॉ पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए संवेग संरक्षण सिद्धांत, ये आपका नियम है। टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत से टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। बाकी चलते हैं 108 पे। वृत्तीय गति संभव नहीं है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वृत्तीय गति संभव नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। वृत्तीय गति संभव नहीं है किसके? अभिकेंद्रीय बल के बिना। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। बिना मतलब के क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। इसका फॉर्मूला जो होता है अभिकेंद्रीय बल का, वो आप नोट कर लीजिए, F=mv²/r। इसके बिना हम वृत्तीय गति नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। एक होता है अपकेंद्रीय बल, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे भी दे रखा है 109 में। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है, क्या चीज़ आधारित है? कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है वो किस पे आधारित है? तो वो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा ज़्यादातर, ये पूछता है आपसे दूध से मक्खन निकालना किस पे आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। बट आपसे ये भी पूछ सकता है कपड़ा सुखाने की मशीन, तो ये भी आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो नोट कर लीजिए। आ गए 110 पे, और 110 में हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, नोट कर लीजिए। इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर, या आपसे पूछ लेगा 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, और ये क्वेश्चन तो आया भी है। 1 हॉर्स पावर बराबर या 101 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चलिए, 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल, 1 वाट घंटा 3600 जूल, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल। और ये आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है, ये वाला, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 112 पे, और 112 में हमारा दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो दे रखा है
ये हमारा दे रखा है जी का मान, तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और ये आपको ध्यान में रखना हैगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर उसी का कुछ पार्ट है वो देख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है, किस किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है, रूप पे, आकार पे, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। ओके ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए जी के मान में परिवर्तन कुछ दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद इसको देख लेते हैं। जी के मान में परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। तो जी के मान में चेंजमेंट जो होता है, वैल्यू में चेंजमेंट कैसे कैसे होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये पृथ्वी की सतह है, इससे ऊपर जाइएगा तो जी का मान घटेगा, इससे नीचे जाइएगा तो भी जी का मान घटेगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पे। ध्रुव पर जी का मान, जो आपका पोल होता है वहाँ पे जो क्या होता है, जी का जो मान होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और विषुवत रेखा इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे जी का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ध्रुव पर मतलब कि पोल पर इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और पोल पे हमारा अधिकतम होता है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहीं से गुरुत्वीय मान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अब कौन सा किस में आएगा ये मुझे नहीं पता है, वो पता रहता तो बता देते, राइट। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, तो वो हो जाता है कम, आपको नोट कर लेना है। चलिए आ गए हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। देखिए घूर्णन गति बढ़ेगा तो मतलब जी का मान कम होगा, घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, मतलब कम होगा तो ज़्यादा और ज़्यादा होगा तो कम। ओके, नोट कर लीजिए। चल 114 पे आ गए हैं, 114। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, राइट। किस कक्षा में, तो दीर्घ वृत्ताकार ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, नोट कर लीजिए। आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे 115 नंबर। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है, तो प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग हमारा नियत रहता है। और बाकी सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। और आज हमने डिस्कस कर लिया 115 तक, राइट, 115 तक हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद कल हम 200 कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन और एक दिन क्लास लगाएंगे, 300 कंप्लीट करा देंगे, राइट। तो 500 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए एंड कैसा भी लगा क्लास वो ज़रूर अपने जो जेन्युइन रिव्यू होता है ना वो दीजिएगा। ओके, जो ऐसा भी लगा, अच्छा लगा खराब लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है, कोई डाउट हो क्वेश्चन हो क्वेरी हो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।